अच्छा जी, लेक्चर नंबर 2 है। पिछला हमने कल कोर्स का मॉड्यूल चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। और मैं आपको एक अपनी दिल की बात बता दूँ, क्लास आपकी निकम्मी है। पेपर देख के मुझे बड़ा बड़ा अफसोस हुआ है आप लोगों का, ठीक है। जो कुछ बच्चे ऐसे जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन्होंने नहीं किया। तो अब जो ज़ोर लगाना है, जान लगानी है, ठीक है। 2-3 बच्चे हैं जिनको मैंने खिंच थ्रू के पास किया है। कोई 52 वाला ये ना समझे कि मेरे अपने आए हैं, वो मैंने दिए, ठीक है। कोई बात, तो आपने ख्याल करना है इस चीज़ को, ठीक है। क्लास छोटी थी इसलिए नहीं मैंने ठोका कि 4-5 बंदे मारता तो ये और श्रिंक हो जाती, तो आप ख्याल करना है। हाँ, के साथ न्यू प्रोजेक्ट वेब में गए, ASP.NET वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट किया एज ए प्रोजेक्ट। पहले हमने विंडोज़ एप्लीकेशन बनाई थी, विंडोज़ फॉर्म। अब हमने वेब पे जाना है और हमने कौन सी बनानी है, एम्प्टी वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं करनी, वेब फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। नीचे आके आपने अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देना है। ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट का नाम दिया, ओके किया, जाहिर सी बात कोडिंग हुई रहेगी। और क्या चाहते हैं, क्या करूँ फिर? लेटेस्ट ही वो एंटिटी फ्रेमवर्क जो करवा दिया वही करेंगे। DB फर्स्ट DB बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, कोडिंग करेंगे। लेकिन वेब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी करा रहा हूँगा जो वेब से रिलेटेड है, उसका प्रोग्रामिंग से ताल्लुक नहीं, उसका वेब से ASP.NET से ताल्लुक है। हाँ, वही करना है। वो प्रोग्रामिंग तो पीछे वही चलनी है, ET वाली, इसीलिए प्री रेक है ET उसका, कि आपने पीछे जो पढ़ लिया वो नहीं करवाऊँगा, जाहिर सी बात है। एंटिटी फ्रेमवर्क प्रोग्रामिंग लिंक किया हुआ है तो वो उस पर नहीं मैं काम कर रहा हूँ। इस दफ़ा वो डेल वेल में कोडिंग कम ही होगी, फ्रंट एंड पे ज़्यादा होगी, यानी कि यूज़र इंटरफेस वगैरह में ज़्यादा। यार ठंड रख, आज नहीं तो अगले में, आज नहीं लेक्चर में नहीं ना कराऊंगा तो अगले में करवाता हूँ। अच्छा जी, मैंने क्या बनाया था, एक वेब एप्लीकेशन मैंने बनाई, उसके अंदर वही काम किया कि उसने एक सोल्यूशन फाइल क्रिएट कर दी और उसके अंदर एक अदर प्रोजेक्ट बना दिया। अब एक सोल्यूशन में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जब हमने आर्किटेक्चर बनाया था। प्रॉपर्टीज़ के फोल्डर में वही असेंबली फाइल, रेफरेंसेस के अंदर नेम स्पेसेस, लेकिन अब नेम स्पेसेस वावा सारी आ रही हैं, Microsoft.C#, Microsoft.System और यूजिंग system.web। ये वो नेम स्पेसेस हैं जो एक वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, यानी कि। और नेम स्पेस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। अकाउंट के फोल्डर में बच्चे लॉगिन और साइनअप के बिल्ड इन पेजेस आ रहे हैं पहले से जो बने पड़े हैं, तो ये बनाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम अपने ही बनाएंगे। लेकिन आ रहा है फोल्डर तो कोई टेंशन नहीं है। ऐप डाटा का फोल्डर है जिसमें लॉगिन साइनअप की डाटाबेस पहले से बनी पड़ी है, ये यहाँ पे पड़ी हुई है। ऐप स्टार्ट के अंदर 2 पहले से बिल्ड इन क्लासेस हैं, author.config की और bundle.config की। अब bundle.config की मैंने क्लास खोली तो उसके अंदर उसने क्या किया, वह जावास्क्रिप्ट jQuery के रेफरेंसेस ऐड करवाए हुए हैं, तो ये बिल्ड इन है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। ऐप स्टार्ट में क्या है, कंटेंट के फोल्डर में बच्चे CSS वगैरह आ रही हैं, क्या आ रही हैं, CSS वगैरह आ रही हैं कंटेंट के फोल्डर में। इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, इमेजेस हैं। कंटेंट के फोल्डर में CSS इमेजेस। स्क्रिप्ट में jQuery के रेफरेंसेस ऐड हैं। jQuery क्या होती है, यस jQuery कल भी बताया था मैंने, हाँ। तो लाइब्रेरी है, तो ये उसके रेफरेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं, जो लाइब्रेरी। अब मैं इसको नहीं पुराना है ये, जो इसमें पड़ा होता है पहले से 1.7 पुराना है, अब तो ज़्यादा आ गया वो। ये देखो, अब मैंने ये jQuery.ui खोली, मैंने ये देखो ना 2012 का पड़ा हुआ, ये 2012 की है ये, अब तो बहुत ज़्यादा आ गई होगी। तो बच्चे ये सारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हो? ये इतना ज़्यादा हज़ारों लाइनों का कोड है जो आप नहीं लिख सकते। लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास एक अदर टेक्स्ट बॉक्स है, उस पर कैलेंडर लगाना है, क्या लगाना है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट में कितना कोड लिखना पड़ेगा, सुकून से आपको कैलेंडर बनाना है पूरा आपने। मैं उसमें डेट रेंज बता सकूँ, मैं उसको कस्टमाइज़ कर सकूँ कि भाई 1990 से शुरू हो, 2017 में ख़त्म हो, फिर बीच में यही डेट्स जो हैं, ये इवेंट्स आ जाएँ, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मुझे डेट पिकर का फंक्शन दिखाओ, ये आ गया डेट पिकर, मुझे उसने हाईलाइट कर दिया। ये फंक्शन बना हुआ है किस नाम से, डेट पिकर के नाम से। तो अब यहाँ पे देखो कि जहाँ जहाँ डेट पिकर हाईलाइट हुआ है ना, ये सारा कैलेंडर बनाने के लिए ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। ये आपको अगर नहीं आता तो पहले आपको आना चाहिए था, लेकिन आपको jQuery आ जाएगी यूज़ करने। मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हो? ये सारा डेट पिकर का कोड चल रहा है, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में क्या लगाना है,
कैलेंडर लगाना है तो ये सारा उसका कोड है सिर्फ, और इसमें कोई शशके नहीं है ज़्यादा। ये इतनी ज़्यादा जावा स्क्रिप्टिंग इतनी सौखी है। तो भाई ये लिखें कि ASP.NET में एप्लीकेशन बनाएं, तो उससे बेहतर यह है कि आप jQuery यूज़ कर लो। jQuery में कोड लिखे पड़े, आपने सिर्फ फंक्शन के नाम याद करने, आप वहाँ पे फंक्शन का नाम तो आपका काम हो जाए। अच्छा जी, ये jQuery स्क्रिप्ट देख लिया। फिर अबाउट का बिल्ड इन पेज है, bundle.config का एक पेज है, वो वही रेफरेंसेस आ रहे हैं इसमें CSS वगैरह के। कॉन्टैक्ट का बिल्ड इन पेज है, डिफ़ॉल्ट का पेज है, साइट का पेज है। ये web.config, ये कौन सा सिंटेक्स लिखा हुआ है? XML। वहाँ पे भी याद करो हमारे पास app.config तो सेम ये। अब ये जो web.config की सेटिंग है ये किसके लिए? वेब के लिए। वहाँ पे application.config आता था, यहाँ पे web.config है। और काम वही है कि ये कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ कर रहा है, नेम स्पेसेस कौन से यूज़ कर रहा है, फॉर्म की ऑथेंटिकेशन कौन सी है, रोल प्रोवाइडर कौन है, बस इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके साथ इतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे कि ये टिप्स पे आपको याद हो जाए, इतना ज़्यादा इस पर हमने काम करना है। कस्टमाइज़ करना पड़ेगा इसको, तो समझना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, कोई चीज़ मुश्किल अभी तक नहीं। चलूँ आगे, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपना पहला डायनामिक वेब पेज बना के देखते हैं। राइट क्लिक किया, ऐड। अच्छा ये भी ऑप्शन है, मुझे याद कराना, 13वें-14वें लेक्चर में जो हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई थी उसको आपको वेब पे कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। यानी कि जो हमने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, कुछ क्लिक्स के ऊपर कुछ थोड़ी सी कन्फिगरेशन पे वेब बन जाएगी, कोडिंग बच जाएगी हमारी, सिर्फ UI चेंज करनी है। ठीक है, तो ये भी है। राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, और ये जो वेब बना रहे हैं कल को इसका एंड्रॉइड ऐप भी बन जाएगा, ये भी आपको आसानी हो जाएगी। राइट क्लिक किया, कहा जी ऐड न्यू आइटम। मैंने कहा जी मैं क्या बनाना चाहता हूँ, एक अदद वेब फॉर्म। नीचे नाम आ रहा है कि क्या पेज का नाम रखना है। मैं कहता हूँ होम। मैंने कहा जी home.aspx। ASP स्टैंड्स फॉर, कल ही आपको बताया था क्या होता है, एक्टिव सर्वर पेजेस। अगर तो ये HTML का स्टैटिक पेज होता ना, अब देखो ना पेजेस की भी टाइप्स हैं, स्टैटिक पेज, डायनामिक पेज, स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक। हमने स्टैटिक तो करनी है, हमने डायनामिक करनी है। अगर तो यहाँ पे पेज का नाम कोई भी होता है, यहाँ पे एक्सटेंशन होती .html, तो कहानी कुछ और थी। यहाँ पे एक्सटेंशन होती .php, कहानी कुछ और थी। यहाँ पे एक्सटेंशन होती .jsp, कहानी कुछ और थी। अब फ़र्क हमने देखने का क्या है। अगर तो इसकी एक्सटेंशन होती .html तो अंडरस्टूड है, सवाल ही पैदा नहीं होता, डायनामिक हो जाएगी, पेज स्टैटिक ही रहेगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML एक्सटेंशन। लेकिन इसकी एक्सटेंशन क्या है, एक्टिव सर्वर पेज, यानी कि ये आप ये स्टैटिक पेज नहीं है, ये कौन सा पेज है, डायनामिक पेज। और ये जो सा ये सर्वर के ऊपर रन होके एग्जीक्यूट होके फिर आपके पास आता है। PHP की जो बात थी, हम उसे कहते थे प्री प्रोसेसर होम पेज, पर्सनल होम पेज। क्यों कहते थे भाई, डायनामिक पेज किस तरह से होते हैं, जहाँ पर DB इन्वॉल्व हो और सर्वर के ऊपर कुछ एग्जीक्यूशन हो, हम उस पेज को डायनामिक कहते हैं। तो ये भी वैसे ही डायनामिक है, इसके अंदर आपके पास जो है सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है और DB भी इन्वॉल्व होती है। ऐड किया, ये देखो ये हमारे पास एक पेज बन गया home.aspx। ये यहाँ पे ये इतनी जो मैंने हाईलाइट की है, ये कौन सा सिंटेक्स है, किस क्या लिखा हुआ है, सिंपल एक HTML का पेज बनाना हो, है HTML को ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, हेड, टाइटल, बॉडी, कोई चीज़ मुश्किल यही है। ये पेज डायनामिक किस वजह से होता है, ये इसके अंदर एक आपने देखा HTML के पेज में नहीं होता था, यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्म 1 और आगे रन है सर्वर, ये इसको डायनामिक करता है कि ये जो पेज है इसको किस पे चलाना है, सर्वर पे चलाना है। ये किसका एट्रीब्यूट है, फॉर्म का। अच्छा जी, यहाँ तक कोई शायद मुश्किल लगी हो। यहाँ पे राइट साइड पे भी आ रहा है home.aspx, ये रहा, ये आ रहा है। अगर तो ये HTML का पेज अब नज़र आ रहा है, HTML लिखी हुई है। अगर तो ये HTML का स्टैटिक पेज होता तो कितनी फाइलें होती, कितनी से होते इसके, HTML का पेज एक ही फाइल बनती ना, home.html, तो एक ही फाइल होती है कि उसमें अलग-अलग फाइलें होती, एक ही होती है। ये अकेली नहीं है। एक डायनेमिक पेज की यहाँ पे 3 फाइलें बनती हैं। एक डायनेमिक पेज की कितने फाइलें बनती हैं, होती है एक ही है, काम सारा एक ही पेज पे हो रहा है। लेकिन रोला ये है कि हमारी आसानी के लिए, हमारी मेंटेनेंस के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लहदा कर दिया कि भाई C# का कोड एक तरफ, फ्रंट एंड एक तरफ। अब इसकी जुड़वा फाइल है, राइट क्लिक करो, ये ऑप्शन आ रही व्यू कोड, ये इसकी जुड़वा फाइल है, सेम नाम के साथ होम लिखा हुआ है और पेज लोड का इवेंट। ये वही लेआउट है जो विंडोज़ फॉर्म के पीछे होती थी, सेम काम। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ वहाँ पे फ्रंट एंड पे ड्रैग ड्रॉप करते थे, यहाँ पे सिर्फ HTML का कोड करना है। अल्लाह खैर सला, अगर आपको HTML अच्छी आती काम हो गया। मेरी बात को समझते हो कि नहीं? लेकिन अब इसकी अभी पावर देखना, ठंड अब आसान नहीं है काम,
अभी बताता हूँ। तीसरी फाइल क्या है, यहाँ पे होम के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो तीनों फाइलें ओपन हुई। इसको भी, बल्कि ये दोनों फाइलें बंद कर देते हैं ताकि दोबारा से हम तीनों को देख सकें। होम पे डबल क्लिक किया, फ्रंट एंड वाली लेयर जहाँ पे हमने HTML का कोड या डिज़ाइनिंग करनी है। दूसरी इसकी कोड बिहाइंड वाली फाइल, ये इसकी जुड़वा फाइल है, कपल्ड है, हाईली कपल्ड है, C# जहाँ पर हमने C# का कोड लिखना है। तीसरी इसकी है designer.aspx, ये इसकी तीसरी फाइल है। ये सिर्फ देखने के लिए होती है, अदरवाइज इसका कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? होगा ये कि जब आप होम के ऊपर कुछ कंट्रोल्स लगाते जाओगे ना, ये डिज़ाइनर में उसका मेटा डाटा लिखता जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं। जी इसमें, उसमें भी था, उधर भी 3 है तो इधर भी 3 है। आपको कहता है ऑटो जनरेटेड, कहता है दिस कोड वॉज जनरेटेड बाय टूल, चेंजेस टू दिस फाइल। कोई बच्चे होते हैं हमें आगे यहाँ पे जुगाड़ लड़ा, चेंजेस टू दिस फाइल मे कॉज इनकरेक्ट बिहेवियर एंड विल बी लॉस्ट इफ कोड वॉज रीजनरेटेड। बड़ा रोल है। अगर तो आपने यहाँ पे चेंजेस की, क्या की, मेरी बात समझना, चेंजेस की तो वहाँ पे पेज खराब हो जाएगा। पेज को रीबिल्ड किया तो यहाँ से चेंजेस जो की थी वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि ये फाइल अपडेट होती रहेगी वक्तन फक्तन, जहाँ जहाँ उधर भी होता था कि अगर आप कोई लेबल वगैरह पे डबल क्लिक करके इमेज रिमूव करते हैं ना तो वो एरर दे देता था कॉल स्टैक का। कॉल स्टैक का कि वो क्योंकि डिज़ाइनर में लेकिन यहाँ पे खुद ही हो जाया करेगा। यहाँ पे वो टेंशन नहीं है। यहाँ पे अगर आपने फ्रंट एंड से रिमूव किया, डिज़ाइनर की चीज़ थी, यहाँ पे खुद ही रिमूव हो जाएगी, यहाँ टेंशन नहीं है। खुद होती जाएगी, बिल्कुल। यहाँ पे ना इसमें हम चेंज करनी नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए। सही हो गया, चलूँ आगे। तो यूज़ हमने यही 2 करनी है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक फ्रंट एंड वाली और एक उसकी कोड बैंड जुड़वा वाली। कोई शायद मुश्किल लगी हो, चलूँ आगे। मैं गया यहाँ पर टूल बॉक्स में, किधर गया? अब आपने वेब एप्लीकेशन बनानी है, क्या बनानी है? अच्छा ये बताना भूल गया, इस अकेली फाइल को व्यू करने के 3 तरीके हैं। दरअसल ये नीचे आ रहा है, ये जो फ्रंट एंड वाली फाइल है, इसको अकेली को व्यू करने के 3 तरीके हैं। सोर्स व्यू, स्प्लिट व्यू के ऊपर HTML का कोड लिखते जो नीचे डिज़ाइन आता जाएगा। तीसरा डिज़ाइन व्यू। हाँ यस, सेम वही फीचर। क्यों भाई, समझ आती है? क्या मसला है? वो ये बोलना नहीं है, मैं ठोक दूंगा। क्या है? अच्छा, अब आपने बनानी है वेब एप्लीकेशन, तो जैसी मर्जी बनाओ, जैसी जो भी चाहिए आपको, जो चीज़ आपको चाहिए वेब एप्लीकेशन पे लगाने के लिए। वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ी एप्लीकेशन करोड़ों की डेवलप करने के लिए इस टूल बॉक्स में से आपको मिलेगा। यहाँ पे कोड लिखने से कोई चीज़ इन्वेंट नहीं होगी। जो चीज़ यहाँ नहीं है यहाँ आ भी नहीं सकती। ठीक हो गया? जो नहीं है वो नहीं आएगी, वो आपको खुद से कुछ जुगाड़ लगा के कोई यूज़र कंट्रोल बनाना पड़ेगा या कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। वो भी आसान काम नहीं है, हम करते भी नहीं। कोई चीज़ मुश्किल। पावर इसकी मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूँ कि लेट्स सपोज मैंने कहा बच्चे मुझे लॉगिन का पेज बना के दो, फुल फ्लैज किस्म का, कि चेक भी लगे हो, यूज़र नेम मैच करे, ये सारे चीज़। तो आपने ये सारा कुछ लगा हुआ है, जो सोच सकते हो ना वो कुछ इसमें है। जो सोच सकते हो आप वो है। उसके बाद आपने कहा कि मुझे इसकी कलर स्कीम नहीं पसंद, तो वो भी ये दे देगा। मैं जो कलर स्कीम करके अप्लाई करोगे ये वैसा हो जाएगा, ये कस्टमाइज भी हो जाएगा। इसे को कन्वर्ट टू टेम्पलेट। ये टेक्स्ट बॉक्स आपको छोटा लग रहा था, आप इसको डिज़ाइन में जैसा मर्जी करो, यानी कि फुली कस्टमाइजेबल है। टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ आपको छोटा लग रहा है, आप इसको कर लो। इसके ऊपर आप बूटस्ट्रैप लगा लो ऐसी वैसी लगाऊंगा मैं, ऐसी वैसी लगा के दिखाऊंगा मैं। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये तो भी करवानी है चीज़ें, सिर्फ दिखा रहा हूँ। अब इसके पीछे DB भी बन गई है, इसकी चलेगा भी। जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा वहाँ पे वो सही तरह लॉगिन करवाएगा, जो नहीं होगा कहेगा इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है। उसके बाद अब आपको मैंने कहा जी मुझे बना के दिखाओ साइन अप का पेज। क्या बना के दिखाओ? ड्रैग करो, ड्रॉप करो, साइन अप का पेज थे आप। यानी कि क्या गंदी चीज़ है वो। यहाँ पे आप एक अदद लगा लो ब्रेक का टैग, और यहाँ पे क्रिएट यूज़र विजिट, यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया, क्रिएट यूज़र विजिट को डिज़ाइन में आ गया।
ये आ गया क्रिएट यूज़र विजिट। अब आपने कहा कि यार मैं अब इस पे देखो ये स्टार लगे हुए ना, ये भी चीज़ें सिखाऊंगा। ये यूज़र नेम रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड, कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड, ईमेल का फॉर्मेट ही करो, ऑलरेडी एग्जिस्ट ईमेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर, ठीक है, क्रिएट यूज़र को सारा कुछ ठीक करना है जी। बहरहाल अब आपने कहा यार मुझे इसकी कलरिंग स्कीम नहीं ठीक, तो पहली तो चीज़ ये है कि प्रॉपर्टीज़ में जाके CSS क्लासेस अपनी मर्ज़ी की दे लो, नहीं है तो ऑटो फॉर्मेट की ऑप्शन है, ये मैच कर ही जाता है। ये जो इन्होंने रखे हैं ना बड़े वो रखे हैं, अब ब्लू सा हो सकता है थीम, बढ़ाने हो बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। फिर ये यूज़ ना करो, फिर अपना साइन अप वाला कस्टम बनाओ, वो सिखाना मेरा काम है। मैं आपको इस काबिल कर दूंगा कि आप ये अपना खुद बना सकें, ठीक है, वो मैंने सिखाना है, इसीलिए तो आए हो। अगर ये इसके पीछे क्या चल रहा है वो तो सिखाना है ना मैंने। तो अब आपने और भी बहुत सारी चीज़ें ये हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। हाँ डीबगिंग हो जाएगी, क्या टेंशन है, वैसे ही सेम है। तो ये पावर मैं इसकी अभी बता रहा था आपको कि ये इतना पावरफुल है, समझ रहे हो। डीबी बनी हुई है, सारा कुछ हुआ है, आपने सिर्फ इसे चलाना है। तो आगे क्या मसला है, अपना यूज़र नेम दो, पासवर्ड सबमिट का बटन दबाओ, तुम्हें ईमेल आ जाएगी, वहाँ से एंटर कर लेना, मसला ही कोई नहीं है। आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है, राइट क्लिक किया, ड्रैग ड्रॉप, ये चेंज पासवर्ड विज़ार्ड है, जिस पेज पे लगा दोगे वहाँ पे कोई चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँ, ये ओपन हो, मैं अपना करंट पासवर्ड दूँ, नया पासवर्ड दूँ, कन्फर्म नया पासवर्ड करूँगा, हो जाएगा जी। हाँ वो सारा कुछ खुद लगाना पड़ेगा, वो सिखाना मेरा काम है आपको। है जो बड़े ज़रूरी कॉल है। तो पावर चेक की है इसकी, क्यों भाई लेट आया कोई बच्चा कौन है? जो कलर स्कीम दो गई है वो ले लेगा, कोई शायद मुश्किल ऐसे ही रहा, कोई शायद मुश्किल नहीं। किसकी बनी हुई है? समझते नहीं है, पावर नहीं समझ, लो लेवल की बात कर रहे हैं। ताकि एक प्रॉब्लम आ रही है, ये सर्वर थोड़ा लेट है ना, इसमें डीबी एक रिपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी। क्या नहीं होगी? डीबी है ना, एक लैपटॉप से निकाल के दूसरे में रिपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती, हो जाती है, स्क्रिप्ट बना के करो, हो जाता है, बात हो जाती है, उधर लोड नहीं होती दूसरे लैपटॉप हो जाती है, क्यों नहीं होती? वगैरह नहीं होती, वीडियो यूट्यूब छान मारी, ऊपर छान मारी, कोई ऐसी अच्छा हो जाती है। अच्छा भाई लेट्स सपोज आपके पास ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है ना, आपके पास क्या है, ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर लॉगिन की डीबी इंपोर्ट कर दूँ, बना दूँ। अब देखो जी यहाँ पे एक कमांड है, देखो तो सही, विजुअल स्टूडियो x86 नेटिव टूल कमांड प्रॉम्प्ट, इस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, यहाँ पे आके कमांड लिखी ASP.NET _ रजिस्टर REG रजिस्टर SQL, ASP.NET _ रजिस्टर SQL, एंटर किया, ये विंडो आपके सामने ओपन हुई है। विंडो ओपन हुई, कहा जी नेक्स्ट, मैंने कहा जी मैं कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ, लॉगिन साइन अप की डीबी बनाना चाह रहा हूँ, किस सर्वर पे, इस सर्वर के ऊपर, किस नाम से, सर्वर का नाम ये नहीं है, सर्वर का नाम चेंज है, डेटाबेस इंजन कंट्रोल C, यहाँ वापस आए,
कंट्रोल वी सर्वर का नाम और यहाँ पे डीबी का नाम किस पे बनाना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम पे। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, तकरीबन कुछ 400-500 स्टोर प्रोसीजर और तकरीबन 20 टेबल बन गए। फिनिश, कैंसिल। अभी ये अभी स्टोर प्रोसीजर पहले देख लेते हैं, बल्कि अब तो नए आ गए होंगे। बहरहाल टेबल्स इतने आ रहे हैं आपके पास। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टेबल्स बढ़ जाएंगे। लॉगिन साइनअप के लिए जो टेबल्स रिक्वायर्ड थे वो आ गए होंगे। आगे ये वाले टेबल्स, स्टोर प्रोसीजर्स भी आए हैं। प्रोग्रामेबिलिटी, स्टोर प्रोसीजर, क्रिएट यूज़र का स्टोर प्रोसीजर, फाइंड यूज़र्स बाय ईमेल, फाइंड यूज़र्स बाय नेम, सारा कुछ। अब ये इसमें ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट भी हुई हुई है। मैं लेट सपोज मैंने कोई यूज़र साइन अप करना है, किसी यूज़र को रोल ऐड करवाना है, ठीक है, तो वो उसके लिए यहाँ पे इसने स्टोर प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। और ये वाह बड़े बड़े स्टोर प्रोसीजर हैं। सिर्फ ये यूज़र को रोल ऐड करवाने का अकेले का ये स्टोर प्रोसीजर है, ठीक है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल हुआ हुआ, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हुई हुई है, ये एक स्टोर प्रोसीजर। ये सिर्फ रोल ऐड करवाना है, साइन अप करवाना है वो अलहदा है। ये कौन सा मैंने खोला है, ऐड यूज़र्स टू रोल वाला खोला है। हाँ, ये ऐड यूज़र्स टू रोल वाला है। क्रिएट यूज़र का ये है, यूज़र साइन अप का ये है, ठीक है। चेक्स भी लगे हुए हैं, यस इफ एल्स की कंडीशंस लगी हुई हैं, सारा कुछ फुल फ्लेज किस्म का चल रहा है। ये सारे इसी काम के लिए। अगर आपने लॉगिन साइन अप बनाना है ना, बच्चे कहते हैं बना दें, तो वो गलत होता है। यहाँ पे रोल यूज़र अलहदा रजिस्टर होते हैं, यूज़र पे रोल अलहदा मिलते हैं, उसके साथ एक्सेस अलहदा ग्रांट होती है एक। और ये जो लॉगिन साइन अप की डीबी है, ये मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ भी चल सकती है। मसलन hafizcenter.pk और daraz.pk, ये दोनों एक ही लॉगिन की डीबी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये हर एक के लिए अलहदा बिहेव करती है, ठीक है। डायग्राम आपकी मैं इसकी दिखा देता हूँ कि डेटाबेस डायग्राम कैसी बनी है। न्यू डेटाबेस डायग्राम, इसके अंदर ये वाले टेबल्स हैं हमारे पास। लॉगिन साइन अप अगर आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है ना वेब पे, तो ये टेबल बने ही बने। इसके बगैर बना के दिखा दो, वैसे ही तुम्हें नोबेल प्राइज़ मिल जाना है, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा, ये है टेबल। जब डीबी बन गई है तो डायग्राम तो बननी थी, ठीक है। ये सिर्फ लॉगिन साइन अप की है। ये चलाएंगे भी, यहाँ पे मेथड भी कॉल करेंगे, इन्हें यूज़ भी करेंगे। सही हो गया। बहुत बड़ी इंटरफेस का बनाना है। हाँ, ये भी बनाना है, तो मर जाएंगे फिर मदद। क्यों? ये छोटा लॉगिन करना है तो ईयर के क्या ये तो बात नोबेल हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी जी, ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ जी, हाँ आवाज़ नहीं आपकी आ रही। अल्लाह वो क्या मौत पड़ी है तुम लोगों को? क्या तकलीफ है? वे तू मेरी हिट लिस्ट पे है। कितने नंबर आए हैं? अब 27 आने। ये डिजिट्स उल्ट जाएंगे ऐसे। चलो बहरहाल यहाँ तक समझ आती है? क्यों भाई, क्या कहते हैं? कहते हैं इसका मतलब मेरे 85 आएंगे, इसकी भी डिजिटल डाल दी है। कितने 85 आएंगे यार? चलो तुम्हें 85 दे दूंगा। तो पेपर में भी तो तुमने कुछ लिखना होता है कि नहीं लिखना होता? मैंने तुम्हें बताया है कि भाई डॉन कौन है, मैं तो साथ बताया।
आपको नहीं और साथी आपने बॉडी पार्ट में चलो बाहर आ जाओ। आगे चलें। अरे बच्चों को इंटर्नशिप पे लगवा रहा था ये करोगे तो इंटर्नशिप मिलनी है। ये करने के बाद अच्छा बाहर लॉगिन की डीबी देख ली बन गई, वो पीछे उसके पीछे ये खुद कनेक्ट है चलेगी। चलिए मैं खुद तो नहीं करना पड़ेगा, प्रोफेशनल है लोगों को भी लानी पड़ेगी जितने स्टोर प्रोसीजर वगैरह अच्छा अब हम इस तरह कर रहे हैं, पेज हमने समझ लिया कि भाई एक वेब फॉर्म है, उसकी 3 फाइलें बननी, फलाना फलाना सारा कुछ देख लिया। अब मैं जा रहा हूँ आगे, एक CSS क्लास लिखने लगा हूँ, एक फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ जिस पे हेडर हो, नेविगेशन हो, कंटेंट हो और फुटर हो। सही है, कुछ भी नहीं किया अभी। ऐड न्यू आइटम, एक स्टाइल शीट बनाने जा रहे हैं। ऐड न्यू आइटम, वीडियो देख लेना। ऐड न्यू आइटम, एक अलग क्या बनाई, स्टाइल शीट को नाम दिया। तो क्या बोल रहे हैं, पकड़ के रखिए आप। अच्छा ये स्टाइल शीट बन गई आपके पास, माई स्टाइल डॉट। अच्छा जी, यहाँ पे अब कितनी क्लासें लिखूँगा मैं, कितनी क्लासें बनाऊँ यहाँ पे CSS में? एक पेज बनाना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर हेडर हो और ठीक है 3 डॉट मेन के नाम से बना रहा हूँ। डॉट एक आप हमारे पास क्या होती है, मेन डिव होती है। मैंने कहा जी मेन डिव का मेन डिव है और उसका हमारे पास सबसे पहले ओहो मेन डिव की हाइट कितनी होनी चाहिए, ऑटो हाइट दे दी, विड्थ दे दी, बैकग्राउंड कलर मेन। उसके बाद मैं कहता हूँ जी डॉट हेडर। हेडर की जो मेरे पास क्लास है, हेडर की हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट लाइन, सेंटर, फ़ॉन्ट साइज, हाइट दे दी, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट लाइन, फ़ॉन्ट साइज। हेडर के बाद मैं जा रहा हूँ जी डॉट नैव। नेविगेशन की हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट दे दी, विड्थ दे दी, हाइट मैंने 40 दिया, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, शिफ्ट हैश, ये आपके पास कलर स्कीम ओपन होगी, यहाँ पे आके अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर। हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर, हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर, कंटेंट की हाइट कितनी होनी चाहिए,
हाइट, मिनिमम हाइट, विड्थ, उसके बाद डॉट, फुटर, ये ऑटोमेटिक उधर से गेट कर रहा है, मतलब जब ड्रीम व्यूअर में तो सारी क्लास उठा लेता है ना। यहाँ भी उठाने ठीक हो गया। ठंड रखो, एक नया फॉर्म बना रहा हूँ, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, फॉर्म बना, ठीक है जी। ये एक डिव है, इस डिव को क्लास देना चाह रहा हूँ। क्लास इक्वल्स टू क्या देनी है, मेन, जो कंटेनर मैंने लिखा है मेन। तो अब भाई एक्सेस नहीं हो रही, अब मैं कहता हूँ क्लास इक्वल्स टू दिस, तो कुछ आया है। जब मैंने क्लास इक्वल्स टू किया तो कुछ एक्सेस नहीं हुआ। अब आपने इसका स्टाइल रेफरेंस ऐड करवाना है, आपने माई स्टाइल को ड्रैग किया, टाइटल के बाद ड्रॉप किया, इसका रेफरेंस ऐड होगा। अब मैं क्लास इक्वल्स टू कहता हूँ तो देखो कंटेंट, फुटर, हेडर, मेन वही है जो मैं लिख के आया था। मैंने कहा जी दिस इक्वल्स टू मेन, ठीक है। मेन के अंदर कितनी डिव्स होंगी, अच्छा जी, मेन में कितनी डिव्स होंगी। नींद क्यों आ रही है तुम्हें? अच्छा, डिव मेन, डिव क्लास इक्वल्स टू हेडर, डिव क्लास इक्वल्स टू नैव, डिव क्लास इक्वल्स टू कंटेंट, डिव क्लास इक्वल्स टू फुटर, और डिव एक एक्स्ट्रा है तो इसको उड़ा दिया। अब आपको हेडर में मैं लिखा हुआ दिखाना चाह रहा हूँ, ओके हो गया। कंट्रोल है, इसके डिज़ाइन व्यू में जाओ तो ये डिज़ाइन हुआ है, ठीक हो गया। ये बिल्कुल फारग है। अभी पता लगा कि टेक्स्ट का कलर नहीं दिया, तो कलर वाइट, ताकि मैरून पे वाइट बेहतर मेरा ख्याल लगेगा। कलर वाइट, ठीक है जी। वेब फॉर्म 1, ये अब ये डिज़ाइन है, मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हो? ये डिज़ाइन है। मसला ही कोई नहीं, रोजी डॉट पीके की जगह रोजी डॉट कुछ भी करना हो जाएगा। कलर नहीं होगा, वो आपको CSS में देना, ठीक हो गया। समझ आती है? CSS से वैसे डिज़ाइनर में होता है, लेकिन करना ना मुश्किल ख़राब हो जाता है, वहीं से करना है, ठीक है। डिज़ाइनर में वैसे हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये नेविगेशन सिलेक्ट होगी, अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ ना हो जाएगा, करके दिखा दूँ, हो जाता है वो, कोई ऐसा इशू नहीं। जैसे ये हेडर है, अब हेडर को मैं नीचे करूँ ना तो ये हाइट बढ़ जाएगी। अच्छा जी, राइट क्लिक किया, कहा जी व्यू इन ब्राउज़र, मैंने कहा जी दिखाओ क्रोम पे कैसा पेज बना है मेरा। यहाँ पे डिज़ाइन देखा, फुटर की तरह चिमड़ा हुआ है जाकर, कंटेंट नहीं सही आया। कंटेंट को हालांकि मिनिमम हाइट दी थी 400 पिक्सल्स, ये इसलिए दी थी कि अगर कंटेंट के अंदर कुछ ना हो तो फुटर बिल्कुल ऐसे ऊपर जाके चिपक ना जाए फॉर्म पे। दरअसल वेबसाइट खराब लगती है लोग, बेशक एम्प्टी भी है ना तो फुटर पे स्क्रीन के एंड पे रहे। ये क्यों नहीं ओपन हुआ? दो दफ़ा ओपन हो गया। अच्छा जी, कहते अच्छा 12 लो भी फटाफट हो गया। कहता है जी लोकल होस्ट के ऊपर, ये ऊपर नजर आ रही नेविगेशन, कहता है जी लोकल होस्ट के ऊपर वेब फॉर्म 1 में खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए सुपर कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजी, बराए मेहरबानी www.abc.com पे इंडेक्स का पेज पड़ा दे दो। ये कहता है अच्छा ठंड रखो, नेट इधर से ऑफ होना है, अब तेज़ चलेगा। ये वाईफाई चल रहा हो ना, ये नेट तो कनेक्ट हो तो ये बहुत स्लो हो जाता है लोकल सर्वर, अब फटाफट आ जाएगा।
मैं तो कहता हूँ तू डिग्री अपनी अगले साल पे रख। मैं कहता हूँ 1.5 साल तक करनी, कोई बात नहीं। हाँ फाइनल क्या सर? क्लियर है ना? कैसे ऐसे किए हो? कैसे कितने नंबर आए हैं तेरे? 80 का 80। पहले का पहले पहले से असेसमेंट करो, उसका मूड अच्छा था सर आपका। ठीक हो गया। अगर मैं इसका साइज़ छोटा, ये मार्जिन लेफ्ट ऑटो राइट ऑटो क्यों नहीं हुआ? CSS में गलती है। जैसे मैंने कहा था आपको मारना नहीं आपको। नहीं मार्जिन लेफ्ट ऑटो राइट कंटेंट को दे दें ऑटो, बस। और यार नहीं कंटेंट को, हाँ इसको मार्जिन लेफ्ट जीरो ऑटो दे दें। ऑटो मार्जिन राइट ऑटो। ठीक है, सिर्फ इतना करने से ये होगा कि अगर स्क्रीन छोटी है, ये जो मोबाइल पे ओपन होता है ना, तो ये सेंटर में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका साइज़ जितनी स्क्रीन होगी ये किस पे अलाइन होगा? सेंटर पे। मोबाइल पे भी सेंटर पे, कोई ब्राउज़र बड़ा स्क्रीन छोटी है, ये सेंटर पे है। ये हमारा पेज डिज़ाइन हुआ है रोजी डॉट, 400 पिक्सल उसने रखा है। कोई शय मुश्किल लगी आप लगानी है नेविगेशन। क्या लगानी है? मसला ही कोई नहीं, लगा लेते हैं, टेंशन कोई नहीं। वेब फॉर्म 1 पे आए, यहाँ पे ओपन किया टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में क्या चाहिए थी? तो नेविगेशन आ रही है। मेन्यू को ड्रैग करो, मेन्यू को ड्रॉप करो, नेविगेशन आ गई। अब ये नेविगेशन ऊपर से नीचे आ रही है, बड़ी गंदी सी नेविगेशन है। परेशान नहीं होना इधर देखो, इसके साथ मैं करता क्या हूँ। नेविगेशन में यहाँ पे आ रही है इसकी ओरिएंटेशन। मैंने कहा जी ओरिएंटेशन इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल। अब इसके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ तो ये चेक करो सेट हो गया। अब मैंने इस पे आके कहा जी दिस, मैंने कहा जी एडिट मेन्यू आइटम्स, आपको जितनी नेविगेशन चाहिए डिज़ाइन कर लो। मैंने यहाँ पे कहा जी मुझे क्या चाहिए? होम। यहाँ पे क्या चाहिए? कैटेगरीज। यहाँ पे क्या चाहिए? ब्रांड्स। होम कैटेगरीज ब्रांड्स। प्रोडक्ट्स। हाँ मैं भी 2-3 घंटे लग रहे हैं, घंटा बाद। कॉन्टैक्ट अस, हेल्प, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। हेल्प। अच्छा बस ये जज्बात में ज़रा ज़्यादा हो गई थी तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके हो गया? ठीक है, ये अब जज्बात में ज़्यादा हो गई थी तो ये ठीक हो गया। ओके किया, कहा जी कंट्रोल एस। तो अब ये देखो, अब थोड़ी बेहतर है, अब भी इंतहाई। हाँ मसला ही कोई नहीं। ऑटो फॉर्मेट पे आए, मैंने अपनी कलर स्कीम दी, अप्लाई किया, ये इस तरह की हो गई। अब भी इंतहाई फ़र्क लग रही, मसला ही कोई नहीं। राइट क्लिक किया, जैसी कहोगे वैसी होएगी। प्रॉपर्टीज़ में गए, ये इसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो गई। अब आपने कहा कि सर पैडिंग पुडिंग, मसला ही कोई नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आ रहा होगा स्टैटिक मेन्यू आइटम स्टाइल। स्टैटिक मेन्यू आइटम स्टाइल, सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ देख लो ठीक है कि नहीं है। थोड़ा सा बड़ा तो मसला ही। अब ठीक है, क्या और करूँ? बहुत है। अब इसकी पैडिंग, मसला ही कोई नहीं, हॉरिजॉन्टल पैडिंग की वर्टिकल पैडिंग। यहाँ पे मैंने कहा जी 2 बढ़ गई, मैंने कहा जी 35। सर उसको टेस्ट लाइन सेंटर का एवरेज कैसे करो पड़ेगी सर रिमूव करके 28 बहुत है। अब इसका ये 10 था, इसको 12 किया। अब ठीक है, नहीं इसको 10 करते हैं। लो जी, अब सेट हो गई। कंट्रोल एस, ओवर शोवर भी लग गया, सारा कुछ हो गया। बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर भी आ जाता है। इसका प्रॉपर्टीज़ में जाओ, बॉर्डर दे दो। ये बॉर्डर कलर मेरा ख्याल अगर मैं इसको दे दूँ ना ब्लैक, तो बॉर्डर स्टाइल नहीं मैंने दिया, ये बॉर्डर स्टाइल नॉट सेट। मैं कहता हूँ सॉलिड तो ये इस तरह से हो जाएगा। जो स्टाइल मैं कहता हूँ डॉटेड तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको उसको सेट करनी पड़ेगी। फ़िलहाल नॉट सेट है। कंट्रोल एस, राइट क्लिक किया, कहा जी व्यू इन ब्राउज़र। अब आप देख रहे हैं नेविगेशन कैसी है। कलर की परेशानी नहीं लेनी, वो कस्टमाइजेबल है। बैकग्राउंड कलर, होवर कलर, फ़ॉन्ट कलर, सारा कुछ चेंज हो जाएगा।
इधर देखो, क्यों भाई सेट है, नेविगेशन सेट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ मैं कैटेगरी, हाँ ये बना मसला ही कोई नहीं। अब इधर देखो, मैं ये चाह रहा हूँ मैं कैटेगरीज पे क्लिक करूँ तो नीचे सब मेन्यू ओपन होगा, मसला ही कैटेगरीज पे क्लिक करूँ तो नीचे सब मेन्यू आएगा, ये प्लस का साइन है, ये आ गया। लेफ्ट करना है, ये यहाँ से ऐसे लेफ्ट होगा, ठीक है। आपको डिफरेंट स्टाइल में बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर कैटेगरीज पे यहाँ पे लिखा हुआ दिखाना चाह रहा हूँ मोबाइल्स, ये वैसे डीबी से आया करने, अभी ये स्टैटिक है काम, कुछ ना होना, ये डेटाबेस से आनी है चीज़ें। और अभी कोई हाल नहीं होगा। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अच्छा, ब्रांड्स पे क्लिक करूँ तो इस तरह से आए, ओके किया तो ये आपके पास इस तरह से नेविगेशन क्या हो गई, डिज़ाइन होगी। अच्छा ये देखो, जब मैंने सब मेन्यू बनाया ना, ये काला सा एरो आ गया है, चाहिए कि नहीं चाहिए, ये काला, हाँ नहीं दूसरा एंगल नहीं होगा, या तो यही लगेगा या चेंज कर लो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे है स्टैटिक एनेबल डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इमेज से फॉल्स कर दो, वो चला गया, ठीक है। कोई ऐसा चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए तब भी ठीक है। व्यू इन ब्राउजर, पहले ये इस तरह से था, अब ये इस तरह से क्या हो जाता है, ये हो गई नेविगेशन। मैं ब्रांड्स पे क्लिक करता हूँ तो ये अब इस तरह का डिज़ाइन है, जैसा ट्री चाहोगे, यानी कि आगे के ऊपर क्लिक करो तो नीचे और आए, हो जाएगी, सही हो गया, कोई चीज़ मुश्किल। अच्छा, इसके बाद अगला बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, एक कराना है मैंने, वो मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा अगर मैंने करवाया। क्यों भाई, करवा दूँगे, ठीक है। अच्छा, ये नेविगेशन मैंने लगाई है ना, ये पीछे इतना सोर्स कोड जनरेट हुआ है, ये नेविगेशन जो लगाई है इतना हाईलाइट हुआ है, ये सारा सोर्स कोड है, ठीक है। कोई ऐसा इशू। तो आज हमने क्या देखा, HTML CSS और नेविगेशन बनानी है। कोई चीज़ मुश्किल, सर वो आइटम, अच्छा वो रन टाइम में चेंज नहीं हो सकती, जैसे रोजी रोड बुकिंग करें ना आप